हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट किया है DTSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज, जिसमें ऑलरेडी हम हर यूनिट को कवर कर चुके हैं और अभी हमने स्टार्ट कर रखी है PYQ सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हम 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था फीमेल शिफ्ट में वो सारा हम कवर कर चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमने 2021 में जो पेपर हुए थे मेल शिफ्ट में उसके PYQ करना स्टार्ट किया है। इसके साथ ही हमने 2018 वाला सेशन भी कंप्लीट कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और अभी हमने 2021 में जो मेल शिफ्ट में पेपर हुए थे उसमें से भी एक PYQ कवर कर लिया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका मेल शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ था उसको कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक तो यहाँ पर मार्क कर लीजिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट। ऑप्शन ए है द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ऑप्शन बी, प्लाज्मा स्टेट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब. The sun and the stars glow because of the presence of plasma in them. And the last option D, the plasma is created in stars because of very high pressure. अब देखो, जो हमारे पास चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें फर्स्ट टॉपिक यही है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखो, 3 स्टेट्स के बारे में तो सबको पता है। उसमें से फर्स्ट स्टेट कौन सी हमारी, सॉलिड। उसके बाद सेकेंड स्टेट आती है हमारी लिक्विड। तो फर्स्ट हो गई सॉलिड, फिर हो गई लिक्विड, और उसके बाद कौन सी स्टेट आती है, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट हो गई। फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, और ये क्या होगी, थर्ड। इसके अलावा हमारे पास एक फोर्थ स्टेट होती है जो होती है प्लाज्मा। तो फोर्थ स्टेट हमारी कौन सी होती है, प्लाज्मा। एंड द फिफ्थ स्टेट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। तो हमारी जो फिफ्थ स्टेट होती है वो कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होती है, राइट। तो ये 5 स्टेट होती है। अब इसमें से हमसे पूछा है प्लाज्मा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये करेक्ट है कि जो प्लाज्मा है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। प्लाज्मा स्टेट इज यूज इन नियॉन साइन बल्ब, ये भी करेक्ट है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम, ये भी करेक्ट है। एंड द डी, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर, ये गलत है। ऐसे प्लाज्मा क्रिएट नहीं होता है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। और अब इसमें हमें रॉन्ग ही बताना था, तो रॉन्ग के हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होता है कौन सा होता है, डी, राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन atmosphere ATM and Pascal PA where both are the units of measuring pressure exerted by a gas। तो दोनों मेजर कर रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस को। तो एक यूनिट क्या है, ATM, और एक क्या है, पास्कल। तो आपको रिलेशनशिप बताना है ATM और पास्कल में क्या है। तो देखो भाई, याद रखना 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है 1.1 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट। अभी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखना, कभी कभी ये वाला न देकर सिर्फ आपको 10⁵ भी दे सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 1 ATM किसके इक्वल होता है, 10⁵ पास्कल के, राइट। चलो नेक्स्ट, इन अ सॉल्यूशन 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 350 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है मास बाय मास परसेंटेज। ऐसा ही क्वेश्चन मेल शिफ्ट 1 में भी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको मिलेगा। मास बाय मास परसेंटेज पहले तो निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, देखो मास है ना यहाँ पर, इसका मतलब आप ऊपर भी आपको मास ही लेना है या वेट लेना है। किसका लेना है, न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट। फिर उसके बाद लिखा है बाय, मतलब बाय हो गया ये यहाँ पर। फिर है मास, मास नीचे लेना है आपको टोटल यानी सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे, इनटू 100। ये हो गया फॉर्मूला किसका, मास परसेंटेज का। तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। चलो, अब यहाँ आता है हमारे पास, यहाँ पर कितना शुगर है, 50 ग्राम, और वाटर कितना है यहाँ पर, 350 ग्राम, राइट। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूट है वो कितना है, मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से अगर मैं मास ऑफ सोल्यूट देखूँ तो वो मुझे कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 50 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 50 ग्राम। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन का यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया है, ये है सोल्यूट का और ये किसका है, सॉल्वेंट का।
तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे दिया हुआ है यहाँ पर 350 ग्राम, राइट। अब मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे मिलेगा 350 प्लस 50 यानी कितना मिल जाएगा 400। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 400 ग्राम। अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन वाली वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करते हैं, सॉल्यूट वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और मास परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा परसेंटेज हमारे यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट है 50, मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर 400 इंटू 100। इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कट आउट हो जाएगा और ये 4 से आप कट कर लेना यहाँ पर, तो आपको मिलेगा ये 12.5%। तो यहाँ मुझे ये सॉल्व करूँगी तो कितना मिलेगा 12.5%। तो यहाँ पर चेक कर लो 12.5 कहाँ पर है, ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कॉलॉइड बटर इज, ऑप्शन ए सोल, ऑप्शन बी एरोसोल, ऑप्शन सी फॉर्म, ऑप्शन डी जेल। तो हमसे पूछा है कॉलॉइड बटर किस टाइप का कॉलॉइड है। पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो बटर होता है वो एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है। बटर क्या है, बटर इज अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, बटर इज अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। अब ये जो बटर एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है, तो जैसे हमारा जो सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन, उसके अंदर एक पार्ट क्या होता है सॉल्यूट और एक पार्ट क्या होता है सॉल्वेंट। तो एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनता है सॉल्यूशन। वैसे ही जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें एक होता है डिस्पर्स्ड फेज जो सॉल्यूट की तरह काम करता है। तो एक क्या होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक क्या होता है, एक होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, राइट। चलो, अब डिस्पर्स फेज एकदम सॉल्यूट की तरह काम करता है और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इन दोनों को मिलाकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। तो ये हमसे पूछा है बटर किस टाइप का कोलाइड है। तो देखो जो बटर है ना उसमें जो बटर जो है उसमें जो डिस्पर्स फेज होता है वो होता है लिक्विड। तो जो डिस्पर्स फेज है वो बटर में क्या होता है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है इसके अंदर सॉलिड। तो लिक्विड के डिस्पर्स्ड होता है किसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम के अंदर और इस तरीके का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं जेल। इसका मतलब जो बटर है वो क्या है जेल। तो बटर इज अ जेल, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है डी। बाकी के तीनों भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आप ऐसे याद रखना, आपको एक तो याद रखना है डिस्पर्स्ड फेज, एक याद रखना है डिस्पर्जन मीडियम और इनको मिला के क्या बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनको मिलाकर क्या बनेगा एक कोलाइडल सॉल्यूशन। उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम पता होना चाहिए और साथ में आपको एग्जांपल। वैसे तो ये 8 टाइप के होते हैं, फिलहाल यहाँ जो पूछे गए मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है सोल, सोल है ना। तो सोल क्या होता है, सोल के अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो होता है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम होता है लिक्विड। तो अगर डिस्पर्स फेज हुआ सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम हुआ लिक्विड तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो सोल बनेगा। इसके एग्जांपल जैसे पेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्या सोल। तो सोल क्या होता है जिसके अंदर डिस्पर्स फेज क्या होता है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है लिक्विड। फिर हमारा सेकंड है यहाँ पर एरोसोल। तो देखो एरोसोल में जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड हुआ तो भी और डिस्पर्स फेज लिक्विड हुआ तो भी, यानी इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही डिस्पर्स फेज हो सकते हैं। डिस्पर्जन मीडियम यहाँ फिक्स है गैस होता है, यानी हमेशा अगर डिस्पर्जन मीडियम गैस हुआ तो जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ से वो होगा एरोसोल। एरोसोल बहुत आसान है, एरोसोल तब बनेगा जब डिस्पर्जन मीडियम हमेशा ही क्या होगा गैस। तो अगर सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स हैं गैस मीडियम में तो जो हमारा एग्जाम्पल इसका होगा वो क्या होगा स्मोक, है ना। स्मोक ऐसा ही होता है, स्मोक के पार्टिकल्स एयर में जाकर ट्रैप हो जाते हैं। द लास्ट लिक्विड का हो जाता है फॉग। जैसे अभी तो आपने देखा होगा फॉग का टाइम चल रहा है तो कैसी फॉग होती है, उसमें क्या होता है लिक्विड के पार्टिकल्स एयर में ट्रैप हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं वो एरोसोल। और जेल मैंने आपको बता ही दिया, जेल में यहाँ पर क्या होता है लिक्विड, यानी डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है लिक्विड बट द डिस्पर्जन मीडियम इज सॉलिड। तो जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है डिस्पर्स फेस लिक्विड होता है तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है जेल। तो ये कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जेल, और इसका एग्जांपल अभी हमें पूछा ही गया है क्या होता है बटर। ऐसे ये 8 टाइप के होते हैं, फिलहाल आप इनको याद रख लेना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे करवा दिया। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन डी सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ हमसे पूछा है कि अगर हमें मिल्क से क्रीम अलग करना है तो वो कौन से मेथड से अलग किया जाता है। तो भाई देखो उसके लिए यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड।
अब जो क्रीम होती है वो थोड़ी सी लाइटर होती है पार्टिकल्स, तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में हम बहुत तेज स्पीड पे रोटेट करते हैं जो भी कंटेंट है उसको, जिससे जो लाइटर पार्टिकल्स आते हैं वो ऊपर हो जाते हैं और हैवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और इस तरीके से जो क्रीम है वो मिल्क से अलग हो जाती है। कौन सा मेथड होता है ये, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्ट्रेशन सबको पता है, सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन। क्रोमेटोग्राफी कलर्स के लिए, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, तो कुछ कलर्ड कंपोनेंट्स है, जैसे अगर हमारे पास इंक है और उस इंक में ब्लैक कलर है या ब्लू कलर है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, राइट। नेक्स्ट सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए यूज होती है, यानी दो इमिसिबल लिक्विड्स जिनकी एक दूसरे के ऊपर लेयर आ गई है। इमिसिबल लिक्विड जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, तो उन दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। फिलहाल हमसे पूछा था क्रीम और मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेंट्रीफिकेशन। क्लियर, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? ऑप्शन ए है 2u, ऑप्शन बी 3u, ऑप्शन सी 4u एंड ऑप्शन डी 5u। तो देखो जो अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस यानी 2He4, ये होता है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। अब अगर ये देखा जाए तो मैंने आपको बताया है हम किसी भी सिंबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है। तो अगर मैं जेड की वैल्यू यहाँ से देखूँ तो जेड की वैल्यू है यहाँ पर 2, जो क्या है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला है वो मास नंबर है जो कितना है 4। तो अगर इसका मास नंबर 4 है, इसका मतलब इसका मास कितना होगा, 4u। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसका मास कितना होता है, 4u। ऑप्शन करेक्ट है सी, सी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम? लिथियम की वैलेंसी पूछी है, तो देखो लिथियम जो है ऑप्शन दे रखे यहाँ पर 0, 1, -1 एंड 2। देखो लिथियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अब अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन फिल करूँ तो हमें पता है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2 और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल बनाऊँ तो इस तरीके से बनेगा, न्यूक्लियस, यहाँ पर शेल, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1। अब क्या रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि हर एक एटम अपना शेल कंप्लीट करना चाहता है, तो जो सेकंड शेल में उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है, देखो अगर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो उसके 8 हो जाएंगे, बट 7 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके ऊपर 7 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो पॉसिबल नहीं है, राइट। ये क्या करता है उस केस में, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, निकाल देगा इसको, और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 2, तो इसकी फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, और वैलेंसी ऐसे ही निकालते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब यहाँ पर 8 होनी चाहिए, अगर फर्स्ट शेल है तो उसमें 2 होनी चाहिए, और 2 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, डुप्लेट। तो लिथियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, हीलियम अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसे जितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़े या देने पड़े, या फिर कोई एटम क्या कंप्लीट करता है, ऑक्टेट, यानी उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब 8 या 2 करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स से लूज करने पड़ते हैं, गेन करने पड़ते हैं, उसे उसकी क्या कहते हैं, वैलेंसी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो लिथियम है उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है, 1। अब क्योंकि ये लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी +1 होगी। लूज करने से जो चार्ज आता है वो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अगर यही गेन करता तो कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। बट क्योंकि इसने लूज किया है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई, +1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। Chlorine occurs in nature in 2 isotopic forms with masses 35u and 37u in the ratio of dash, ठीक है। अब यहाँ आपको इसका रेशो पूछा गया है कि जो हमारा 35u और 37u है क्लोरीन, उसका दोनों का जो आइसोटॉपिक रेशो है वो कितना कितना होता है ना। तो आप इसको देखो, मैंने पहले तो ये देखो आइसोटोप क्या होते हैं। आइसोटोप होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स आर दोज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जिनका मास नंबर अलग अलग होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। क्लोरीन के यहाँ 2 आइसोटोप की बात की गई है, एक है 35u जिसका मास है और दूसरा है जिसका 37u मास है, राइट। अब कहा है ये किस रेशो में कंबाइन होते हैं, तो यहाँ हमें कुछ रेशो दे रखे हैं, 2:3, 3:1, 1:2 एंड 1:4, राइट। तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या है, तो देखना जो क्लोरीन का आइसोटोप है
35 एंड 37 वो कंबाइन होते हैं, वो हमें मिलते हैं 3:1 में, तो उसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी 3:1। यानी ये दोनों हमें किस रेशो में मिलते हैं, 3:1 में मिलते हैं। ये हमें कुछ मिलता है 25% हमेशा, और ये वाला कितना होता है 75%। तो जो इनका रेशो होता है वो कितना होता है 3:1, राइट। चलो नेक्स्ट। Why did Rutherford select gold foil for his experiment? Option A, because he wanted a thin layer as possible. Option B, because he wanted a good conductor of electricity. Option C, because he wanted the layer to be as pure as possible. ऑप्शन डी, बिकॉज ही वॉन्टेड द लेयर टू बी मेड ऑफ अ हैवी एलिमेंट। तो इसमें कहा है रदरफोर्ड ने ना गोल्ड फॉइल सेलेक्ट की थी। अब रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों सेलेक्ट की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ये आपको बताना है। देखो, एक तो रदरफोर्ड का मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर रदरफोर्ड के मॉडल से क्वेश्चन आ रखा है, तो आप ये वाला तो जरूर करके जाएंगे, राइट। अब ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने की है। एक तो ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, यानी जो रदरफोर्ड है उसने अपने मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स को यूज़ किया था, और अल्फा पार्टिकल्स हीलियम का न्यूक्लियस होता है, एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, उसने गोल्ड फॉइल को यूज़ किया था। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपको मिल जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट देख सकते हैं, राइट। तो उसने जो सिलेक्ट किया था वो कौन सी फॉइल सेलेक्ट की थी, गोल्ड फॉइल। अब उसने गोल्ड फॉइल ही सिलेक्ट क्यों की, क्योंकि जो गोल्ड होती है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल होती है। गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल। तो जो हमारी गोल्ड होती है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल होती है, इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को चूज़ किया था। क्योंकि मेलेबल का मतलब होता है इसे जितना थिन शीट चाहिए थी उतनी बना सकते हैं इससे, और डक्टाइल का मेटल मतलब होता है थिन वायर्स में स्ट्रेच करने ला, तो उसे बहुत ही थिन शीट की ज़रूरत थी। रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा थिन शीट की ज़रूरत थी, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल होती है, उसकी जितनी चाहे थिन शीट बना सकते हैं, इसलिए उसने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया था। तो इस हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ही वॉन्टेड अ थिन लेयर एज पॉसिबल, सो ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट। Which one of the following belongs to the third period in the periodic table? अब इसमें से कौन सा थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, राइट। ऑप्शंस आर बेरिलियम, सिलिकॉन, कार्बन एंड ब्रोमीन। अब आप ये कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले आ जाओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 2,2, राइट। अब बस आपको इतना पता करना है इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स है, 1 और 2। जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं किसी के अंदर, जितने नंबर ऑफ शेल्स होते हैं किसी के अंदर, वही उसका पीरियड नंबर होता है। यानी इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 2, तो इसका मतलब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड का। और हमें बताना कौन सा है, कौन सा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। एक तरीका तो ये है। दूसरा, मैंने आपको इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन करा रखा है, जैसे जो बेरिलियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, तो इसका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखना है हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये हो गया NS2। यहाँ पर आप ये वाला नंबर चेक करेंगे N, तो अगर मैं यहाँ से N देखूँ तो कितना है 2, इसीलिए कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, राइट। इसके बाद आता है सिलिकॉन। तो अगर सिलिकॉन को हम देखें तो जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो देखो एक तो आएगा ये 2, 8 और 4, और अगर मैं क्वांटम नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो आएगा 1s2 2s2 और कितना हो गया 4, 2p6 3s2 और 3p 12 और 2 3p2, राइट। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है n कितना आ रहा है यहाँ पर 3, और अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कितने हैं भाई ये शेल्स 3, थर्ड शेल 3 शेल्स है ना इसके अंदर टोटल, तो इसका जो पीरियड नंबर है वो कितना होगा थर्ड। इसका मतलब ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, राइट। तो हमें यही बताना था इसमें से कौन सा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो कौन सा होता है, सिलिकॉन। उसके अलावा कार्बन और ब्रोमीन भी देख लेते हैं। तो देखो जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 4। कितने शेल्स है इसके अंदर, टोटल शेल देखो तो 2 ही शेल हुए, 2 और 4, तो कितने शेल्स हो गए 2। इसका मतलब ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, राइट। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हुआ, ये हुआ सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। अगर मैं इसका क्वांटम नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो ये होता है 2s2 2p2। यहाँ पर भी जो नंबर है वो कितना आता है n, कितना आता है 2। इसका मतलब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 शेल तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। उसके बाद लास्ट हमें दिया है ब्रोमीन। देखो ब्रोमीन जो है ना उसका एटॉमिक नंबर 35 होता है।
अब ऐसे बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगी, इसलिए आप ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना। ये आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मिल जाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में आ जाएंगे 18 और लास्ट में कितने आएंगे यहाँ पर 7। तो कितने शेल हुए यहाँ पर? टोटल शेल हुए 4, क्योंकि इसमें 4 शेल्स होते हैं, इसीलिए कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये है 4th पीरियड का एलिमेंट, ये है 4th पीरियड का एलिमेंट, राइट। और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 4p 5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। एस ब्लॉक वाला मतलब सॉरी ये क्वांटम नंबर्स वाला, क्वांटम नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप जनरली ऐसे लिख के देख सकते हैं, हम जितने नंबर ऑफ शेल्स आएंगे वही उसका पीरियड नंबर होगा। यहाँ 2 शेल थे तो ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ 3 शेल से तो ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है, यहाँ भी 2 शेल है तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और यहाँ पर 4 शेल है और हाईएस्ट नंबर 4 है, इसका मतलब ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। हमें बताना था 3rd पीरियड, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सिलिकॉन, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 66 पिकोमीटर। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस 66 पिकोमीटर है। ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ए, ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो एटॉमिक रेडियस होता है वो 66 पिकोमीटर होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ? corrosion or rancidity, choose the correct code. Option A only 1, option B only 2, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2। तो इसमें बताना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, corrosion और रेंसिडिटी दोनों ही होते हैं। corrosion में क्या होता है, जो मेटल का सरफेस है, कोई भी मेटल, उसका जो ऊपर का सरफेस है वो कॉरोड हो जाता है, यानी वो खराब हो जाता है अगर वो डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। तो अगर वो डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में है तो वो ऑक्सीडाइज होगा और उसका ऊपर का सरफेस खराब हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आयरन है। आयरन पर इसीलिए जंग लग जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाता है? O2 और H2O के में। तो जब वो रेगुलरली O2 और H2O के कांटेक्ट में आता है तो जो उसका ऊपर का सरफेस है वो खराब हो जाता है और उससे आयरन पर जंग लग जाता है। अब वो जो रस्ट लगेगी उसी का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। इसको हम क्या कहते हैं? रस्ट। और ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड, राइट। और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये आप याद रख सकते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है? जब कोई फूड का पैकेट जिसके अंदर फैट और ऑयल होते हैं और वो ओपन रह जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी ऐसा कोई भी फूड जिसके अंदर फैट और ऑयल है तो आपको पता है अगर हम उसे खुला छोड़ देंगे तो वो थोड़ी देर बाद सील जाता है या खराब हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इस तरह से फूड का खराब होना, उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिड। तो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल होते हैं। और यहाँ आपसे पूछा था कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कौन सी है डेली लाइफ में? दोनों ही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ 1 and 2, राइट। चलो नेक्स्ट, हाउ डज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज इन सनलाइट? ऑप्शन ए वाइट टू ग्रे, ऑप्शन बी ग्रे टू वाइट, ऑप्शन सी वाइट टू ग्रीन एंड ऑप्शन डी ग्रीन टू वाइट। अब यहाँ का है सिल्वर क्लोराइड। तो देखो सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl। अगर हम इसे सनलाइट में छोड़ देंगे, है ना, तो इसके कलर में क्या चेंज आएगा ये आपको बताना है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो वाइट कलर का होता है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? वाइट। अब जैसे ही इसे सनलाइट की प्रेजेंस में लेकर आएंगे तो ये टूट जाता है Ag और Cl2 में, और Ag का कलर होता है ग्रे, ठीक है। बैलेंस करूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब जो कलर है वाइट से वो कैसा हो चुका है? ग्रे। तो यहाँ पर जो हमारा कलर है वो वाइट से ग्रे में चेंज हो गया। हमें यही बताना है कलर कैसे चेंज होता है वाइट टू ग्रे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, जो क्या हो चुका है? वाइट से ग्रे कलर, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है यहाँ पर? 1, और कलर चेंज हो जाता है वाइट से ग्रे। एक चीज और जो यहाँ पर ध्यान रखने वो आपको याद रखना है कि इसको यूज किया गया है सनलाइट को, और सनलाइट में ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया ना। ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उसे फोटोलाइटिक रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हुआ है तो ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो अगर इस रिएक्शन का टाइप पूछे तो रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन का भी कौन सा टाइप है? ये फोटोलाइटिक, क्योंकि फोटो का मतलब होता है सनलाइट और लाइटिक का मतलब होता है डिसोसिएशन। तो किसी भी चीज का सनलाइट की प्रेजेंस में टूटना उसे क्या कहते हैं हम? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट। फोटो वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि जो सनलाइट होती है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटोन। और जब कोई चीज, और फोटोन की जो एनर्जी है उसे हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं E = H न्यू। H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है।
तो जब कोई चीज़ सनलाइट की प्रेजेंस में टूटती है, इसका मतलब वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर लेती है, और जब वो सनलाइट की एनर्जी को यूज करती है तो वो ब्रेकआउट हो जाती है इस तरीके से, राइट। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन Na2SO4 BaCl2, तो यहाँ बना है BaSO4 + 2 NaCl। वट इज द कलर ऑफ BaSO4? ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी पिंक और ऑप्शन डी व्हाइट। तो देखो यहाँ जो रिएक्शन दिया वो हमें दिया है Na2SO4 प्लस यहाँ बन रहा है प्लस यहाँ दिया है BaCl2, और इन दोनों की रिएक्शन करा के जो बना है वो एक तो बना है BaSO4 और साथ में यहाँ से निकला है 2 NaCl। हमें यहाँ पूछा है कि BaSO4 का कलर क्या होगा, तो जो हमारा BaSO4 है उसका कलर होगा यहाँ पर व्हाइट, राइट। तो उसका कलर कैसा होगा? व्हाइट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाता है डी, व्हाइट। अब आपको ये भी याद रखना है, देखो यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, SO4 चला गया है Ba के साथ और Cl आ गया है Na के साथ, ये 2 नेगेटिव और ये होता है 1 नेगेटिव। इस तरीके से आयन का एक्सचेंज होना, ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर आयंस एक्सचेंज होते हैं उन रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसी रिएक्शन है, ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में भी ये किसका टाइप है? ये है प्रेसिपिटेशन। कैसी रिएक्शन है ये? प्रेसिपिटेशन। देखो यहाँ मेंशन भी किया है, ये कैसी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब हम दो ऐसे एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, यहाँ दिया हुआ है ये एक एक्वस सॉल्यूशन, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। तो जब हम दो ऐसे एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट हमें मिलता है। तो हमें क्या मिलता है? एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी ही हमें कोई पीपीटी मिलती है जो इनसॉल्युबल रह जाती है। पीपीटी का मतलब ये इनसॉल्युबल रह गया, तो हमें इसकी पीपीटी मिलती है जो इनसॉल्युबल रह गई। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? प्रेसिपिटेशन, क्योंकि हमें ये प्रेसिपिटेट मिलता है एज अ प्रेसिपिटेट, राइट। फिलहाल हमसे कलर पूछा था, इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। कंप्लीट करना है, क्या बनेगा? ऑप्शन ए सॉल्ट प्लस वाटर, ऑप्शन बी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऑप्शन सी सॉल्ट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर एंड ऑप्शन डी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सबसे पहले यहाँ पर मुझे दिया है मेटल कार्बोनेट। तो सपोज अगर मेरे पास कोई मेटल कार्बोनेट है, पहले मैं मेटल कार्बोनेट ले लेती हूँ, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। तो अगर कोई मेटल कार्बोनेट है और उसकी रिएक्शन हम एसिड से करा रहे हैं, तो हमेशा याद रखना एक तो बनेगा सॉल्ट, साथ में यहाँ से निकलेगा H2O और एक निकलेगी CO2, क्लियर। आप इतना ध्यान रखना क्या कि अगर एक साइड पे कार्बोनेट दिया हुआ है आपको, यह है रिएक्टेंट साइड, और रिएक्टेंट साइड पे मुझे क्या दिया है? कार्बोनेट। अगर मुझे रिएक्टेंट साइड पर कार्बोनेट दिया है तो प्रोडक्ट साइड पर CO2 बनेगा ही बनेगा, और अगर मुझे रिएक्टेंट साइड पर CO2 दिया हुआ होता तो प्रोडक्ट साइड पर कार्बोनेट बनेगा ही बनेगा। ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि अगर मुझे रिएक्टेंट साइड पर कार्बोनेट दिया है तो प्रोडक्ट साइड पर क्या बनेगा? CO2, और अगर मुझे रिएक्टेंट साइड पर CO2 दिया है तो प्रोडक्ट साइड पर क्या बनेगा? कार्बोनेट। याद रखेंगे इसको। तो पहले तो आप ये देख लो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट हो सकते हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गए, राइट। अब यहाँ से देखो, ऐसे ही जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी तो कार्बोनेट आ गया ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अगर हम किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराते हैं, यानी मेरे पास कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और उसकी रिएक्शन में एसिड से कराती हूँ, तो भी क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O प्लस क्या बनेगा यहाँ से? CO2, राइट। CO2 तो बनेगा ही बनेगा, राइट, और एक H2O भी बनेगा इस केस में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करा देती हूँ। जैसे सपोज मेरे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम HCl एसिड से कराते हैं तो क्या बनेगा? एक तो सॉल्ट बनेगा, यानी कैल्शियम और क्लोराइड, तो क्या बनेगा? CaCl2। CO3 है तो यहाँ से क्या निकलेगा? CO2, और साथ में ये H और एक O था यहाँ पर, तो क्या बनेगा? ये H2O, राइट। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे ही ले लेते हैं, CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराती हूँ तो क्या बनेगा? एक तो यही बनेगा CaCl2, साथ में यहाँ से निकलेगी CO2, साथ में क्या बनेगा यहाँ पर? H2O, राइट। तो इस तरीके से बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पर आ जाएगा 2।
तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। तो आपको ये याद रखें कि अगर आपको कभी भी कार्बोनेट दिया हुआ है रिएक्टेंट साइड पर तो प्रोडक्ट साइड पर तो CO2 आएगा ही आएगा। क्लियर, समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शंस आर लाइमस्टोन, ऑप्शन डी ब्लैकस्टोन, ऑप्शन सी चॉक और ऑप्शन डी मार्बल। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अब यहाँ का है कैल्शियम कार्बोनेट की कौन सी फॉर्म नहीं है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है, करेक्ट। चॉक भी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है, तीनों ही CaCO3 होते हैं। बट ब्लैकस्टोन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसी की फॉर्म नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लैकस्टोन, राइट। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो pH रेंज है वो आपको बतानी है। ऑप्शंस आर 6.1 से 7.0, 8.1 to 9.0, 5.7 to 6.5 एंड द लास्ट इज 7.0 to 7.8। तो आपको याद रखना है जो हमारी बॉडी है उसकी pH रेंज होती है 7.0 से 7.8 और ये बफर की तरह काम करती है, मतलब इसकी pH चेंज भी नहीं होती है अगर हम एसिडिक या बेसिक खाना खाते हैं तो जो हमारी बॉडी है उसकी pH रेंज कितनी होती है 7.0 से 7.2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 7.0 से 7.2, राइट। चलो नेक्स्ट, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमेरिन। तो यहाँ हमसे पूछा है टमेरिन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी टार्ट्रिक एसिड और ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। देखो टमेरिन टी से याद रखना, T फॉर टमेरिन यानी चटनी इमली की और T फॉर टार्ट्रिक एसिड। तो जो हमारा टमेरिन होता है यानी इमली की चटनी उसके अंदर क्या होता है टार्ट्रिक एसिड, राइट। कौन सा एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टार्ट्रिक एसिड। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटो के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर होता है टोमेटो के अंदर। सिट्रिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। सिट्रस फ्रूट जैसे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, आंवला, तो इनके अंदर जो होता है वो क्या होता है सिट्रिक एसिड जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, राइट। उसके बाद आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है विनेगर में यानी सिरका, है ना। एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड जिसका तो कार्बन कंपाउंड में पूरा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, राइट। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है जो होता है CH3COH और इसका IUPAC नेम भी आपको याद रखना है। इसका IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। और एसिटिक एसिड किसके अंदर होता है विनेगर के अंदर यानी 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar, ठीक है, ये होता है विनेगर। फिलहाल तो हमसे टमेरिन के अंदर एसिड पूछा था, तो टमेरिन के अंदर जो एसिड होता है वो आपको याद रखना है कौन सा होता है टार्ट्रिक एसिड, राइट। तो आई होप इतने क्वेश्चंस बहुत है आगे के लिए। तो आज हमने इसमें 3 क्वेश्चंस कवर किया, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट टर्न पर कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको जल्द ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।